इस एपिसोड का टाइटल 1:23 और 45 सेकंड है और घड़ी में ठीक यही टाइम है जब 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका हुआ था। शो धमाके से नहीं बल्कि एक छोटे से अपार्टमेंट के अंदर एक आदमी के टेप रिकॉर्डर पर अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड करने से शुरू होता है। वह आदमी वैलेरी लेगासोव है, जो एक सोवियत साइंटिस्ट है और वह साफ तौर पर थका हुआ है, साफ तौर पर डरा हुआ है और साफ तौर पर डरा हुआ है इस बात से नहीं कि क्या होने वाला है, बल्कि इस बात से कि क्या हो चुका है और वह क्या जानता है। वह अपने टेप रिकॉर्ड करना खत्म करता है, बाहर जाता है और फांसी लगा लेता है। साल 1988 है, हादसे के 2 साल बाद। फिर शो धमाके वाली रात पर वापस जाता है और कहानी असल में शुरू होती है। यह 26 अप्रैल 1986 की सुबह का समय है। सोवियत यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 पर कंट्रोल रूम के अंदर वर्कर एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे हैं, एक रूटीन प्रोसेस जिसमें असल में कई बार देरी हो चुकी थी और अब इसे रात में कम एक्सपीरियंस्ड शिफ्ट क्रू के साथ जल्दी जल्दी किया जा रहा था। कंट्रोल रूम का माहौल टेंशन वाला है, लेकिन डरावने नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि सिचुएशन पर उनका पूरा कंट्रोल है। टेस्ट में रिएक्टर की पावर को बहुत कम लेवल तक कम किया जाता है और फिर पावर आउटेज को सिमुलेट किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि क्या टरबाइन बैकअप जनरेटर चालू होने से पहले थोड़े समय के गैप में कूलिंग पंप को चालू रखने के लिए काफी बिजली बना सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पावर कम करने के दौरान रिएक्टर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, जिसे ऑपरेटर या तो पूरी तरह समझ नहीं पाते या उन्हें इग्नोर करने की ट्रेनिंग दी गई होती है। शिफ्ट फोरमैन एलेक्जेंडर अकीमोव और रिएक्टर कंट्रोल ऑपरेटर लियोनिद टोप्टुनोव कंट्रोल रूम एक्शन के सेंटर में हैं। एनाटोली डायटलोव भी हैं, डिप्टी चीफ इंजीनियर जो टेस्ट की देखरेख कर रहे हैं और एक ठंडे रौबदार इंसान हैं जो अपने अंडर काम करने वाले लोगों की हर चिंता को नजरअंदाज कर देते हैं। डायटलोव उस तरह के आदमी हैं जो शक को नाफरमानी मानते हैं। जब टोप्टुनोव हिचकिचाते हैं क्योंकि रिएक्टर की पावर जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम हो गई है, तो डायटलोव उन्हें फिर भी काम जारी रखने के लिए मजबूर। सेफ्टी टेस्ट आगे बढ़ता है। ऑपरेटर शटडाउन सीक्वेंस शुरू करने के लिए बटन दबाना शुरू करते हैं और फिर सब कुछ एक साथ गलत हो जाता है। रिएक्टर बंद नहीं होता, यह तेजी से बढ़ता है। पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसे समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। टोप्टुनोव और अकीमोव कंट्रोल्स के लिए बेचैनी से हाथापाई करते हैं कि क्या हो रहा है। रिएक्टर कोर के अंदर स्टीम का प्रेशर नामुमकिन दर से बढ़ता है और फिर 2 धमाके। पहला रिएक्टर बिल्डिंग की छत उड़ा देता है, दूसरा और भी बड़ा होता है। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग धमाकों से इधर उधर हो जाते हैं। हर जगह अलार्म बज रहे हैं, पाइप फट रहे हैं, हवा में धूल और मलबा भर रहा है और उस कमरे में अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि असल में क्या हुआ है। उनके इंस्ट्रूमेंट उन्हें ऐसी रीडिंग दे रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उनकी ट्रेनिंग उन्हें बताती है कि जो वे देख रहे हैं वह नामुमकिन है कि रिएक्टर कोर खुद फट नहीं सकता, क्योंकि सोवियत रिएक्टर का डिजाइन इसे नामुमकिन बनाता है। इसलिए वे खुद को यकीन दिलाने लगते हैं कि धमाके किसी और चीज से हुए होंगे, शायद हाइड्रोजन टैंक से या प्रेशर रिलीफ सिस्टम से, कोर के अलावा किसी और चीज से। अकीमोव भले ही वह मलबे से ढका हुआ हो और उसके आसपास का कमरा तबाह हो गया हो, इस बात पर जोर देता है कि रिएक्टर सही सलामत है। वह वर्कर्स को हाथ से पानी पंप करने का ऑर्डर देता है, यह मानते हुए कि वे एक ऐसे रिएक्टर को ठंडा कर रहे हैं जो अभी भी एक टुकड़े में है। वे वर्कर्स सीधे एक पूरी तरह से खुले तबाह रिएक्टर कोर की ओर जा रहे हैं और आसपास की हवा में जानलेवा रेडिएशन डाल रहे हैं। उनमें से कई लोग उस ऑर्डर के सीधे नतीजे के तौर पर कुछ ही हफ्तों में मर जाएंगे, लेकिन अकीमोव इसे पूरी ईमानदारी से देता है क्योंकि उसे सच में लगता है कि रिएक्टर बच गया है और उसे ठंडा करने की जरूरत है। अकीमोव की ट्रेजेडी यह है कि वह लापरवाह या कायर नहीं था, वह बस गलत था, सबसे ज्यादा खतरनाक तरीके से जिससे कोई इंसान गलत हो सकता है। जब कंट्रोल रूम के अंदर अफरातफरी मची हुई थी, फायर अलार्म ने लोकल फायर ब्रिगेड को बुला लिया था।
धमाके के कुछ ही मिनटों में फायर फाइटर्स प्लांट पहुंचते हैं। उनके पास स्टैंडर्ड फायर फाइटिंग गियर होता है, गियर जो आम स्ट्रक्चरल आग के लिए डिजाइन किया गया है, न कि उस चीज के लिए जिसमें वे जा रहे हैं। पास की रिएक्टर बिल्डिंग की छत पर जो सीन था वह अजीब और बहुत परेशान करने वाला था। फायर फाइटर्स जमीन पर बिखरे चमकते ग्रेफाइट के टुकड़े देख सकते हैं, असली रिएक्टर कोर के टुकड़े जो धमाके की ताकत से हवा में सैकड़ों मीटर दूर उड़ गए हैं। उन्हें अपनी स्किन पर एक अजीब सी झुनझुनी महसूस हो सकती है। उनमें से कुछ को अपने मुंह में मेटल जैसा स्वाद महसूस होता है, कुछ को लगभग तुरंत उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। एक फायर फाइटर नीचे झुकता है और अपने नंगे हाथ से चमकते ग्रेफाइट का एक टुकड़ा उठाता है, यह जानने के लिए उत्सुक है कि यह क्या है। यह नहीं समझ रहा कि वह धरती पर सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिव चीज का टुकड़ा पकड़े हुए है। मॉस्को में खबर सोवियत सत्ता के ऊंचे लेवल तक धीरे धीरे और तोड़मरोड़ कर पहुंचती है। पहली रिपोर्टें गोलमोल और कम करके आंकने वाली होती हैं। चेरनोबिल में एक हादसा हुआ है, रिएक्टर में आग लग गई है, हालात काबू में हैं। सोवियत सिस्टम बुरी खबर को ऐसे ही प्रोसेस करता था, उसे छोटा करके, उसके किनारों को चिकना करके, उसे मैनेज करने लायक बनाकर, इससे पहले कि वह उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास ठीक से जवाब देने का अधिकार था। वैलेरी लेगासोव एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, सोवियत यूनियन के सबसे इज्जतदार लोगों में से एक, और उन्हें आधी रात को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है। उस कमरे में मौजूद लोग ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन हैं, साइंटिस्ट नहीं। वे दी जा रही रिपोर्ट्स को सुनते हैं और कमरे में मौजूद लोगों की सोच होती है कि इसे कम करके आंका जाए, सोच को मैनेज किया जाए, पैनिक से बचा जाए। लेगासोव बोलना शुरू करते हैं और जो कहते हैं वह आरामदायक कम करके आंकने की सोच को तोड़ देता है। वह समझाते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर असल में क्या है, ग्रेफाइट मॉडरेटर क्या करता है, अगर कोर खुल जाए तो क्या होता है। शेरबिना एक ताकतवर, रूखे सोवियत ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ज्यादा अधिकार वाले आदमी हैं जिन्हें समस्याओं को इंसानी इच्छाशक्ति और सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके हल करने की आदत है। वह साइंटिस्ट नहीं हैं और न ही ऐसा होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वह आदमी हैं जिन पर सोवियत सरकार संकट को मैनेज करने के लिए भरोसा करती है, इसलिए वे उन्हें ही भेजते हैं। लेगासोव से कहा गया है कि वह उनके साथ जाएंगे, लीडर के तौर पर नहीं बल्कि साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर। चेरनोबिल के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान पर शचेरबीना और लेगासोव के बीच तुरंत तालमेल बन जाता है। शचेरबीना उसे नजरअंदाज करती है और बेसब्र है। लेगासोव की चिंताओं को एक पढ़े लिखे व्यक्ति की ज्यादा सावधानी समझती है। लेगासोव शांत सटीक है और जो कुछ भी वह सुन रहा है उससे वह और ज्यादा घबरा रहा है। जब वे प्लांट के ऊपर से उड़ते हैं और लेगासोव हेलीकॉप्टर की खिड़की से खुले जलते हुए रिएक्टर कोर को देखता है तो उसका चेहरा दर्शकों को सब कुछ बता देता है। उसे ठीक ठीक पता है कि वह क्या देख रहा है, उसे ठीक ठीक पता है कि इसका क्या मतलब है, और इसकी गंभीरता ने उसे अंदर तक हिला दिया है, भले ही वह अपनी आवाज स्थिर रखे हुए है। इस एपिसोड का सबसे इमोशनल रूप से परेशान करने वाला हिस्सा उन फायर फाइटर्स से जुड़ा है जो आग पर काबू पाने के लिए प्रिप्यात के लोकल हॉस्पिटल में लाए गए थे। वहां का मेडिकल स्टाफ एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से निपटने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मुश्किल से ही समझ आता है कि वे किसका इलाज कर रहे हैं। लोग गंभीर जलन और मतली जैसे लक्षणों के साथ आ रहे हैं, लेकिन उनका इलाज कर रहे डॉक्टर अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। एक फायर फाइटर की पत्नी ल्यूडमिला अपने पति वसीली से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। वह जवान है, उनकी नई नई शादी हुई है और वह बहुत डरी हुई है। नर्स और डॉक्टर परिवार के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे आदमी बीमार हैं, उनके पास रहने में खतरा है। लेकिन ल्यूडमिला को अपने पति से दूर नहीं रखा जा सकता। वह उसके साथ बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसके पास रहती है। जो बात दर्शक पहले से समझते हैं और जो वह अभी तक नहीं जानती वह यह है कि वसीली का शरीर खुद रेडिएशन का सोर्स है और उसके पास बिताया हर मिनट उसे नुकसान पहुंचा रहा है। एपिसोड लेगासोव और शेरबिना के प्लांट साइट पर पहुंचने और लेगासोव को हालात की पूरी सच्चाई का खुद अनुभव करने के साथ खत्म होता है। वह समझता है कि जो हुआ है वह कोई आग नहीं है जिसे बुझाया जा सके। यह कोई डैमेज बिल्डिंग नहीं है जिसे रिपेयर किया जा सके।
रिएक्टर कोर आसमान में खुला है, ऐसे टेम्परेचर पर जल रहा है जिसे नॉर्मल फायर फाइटिंग नहीं छू सकती। इतनी मात्रा में रेडिएशन छोड़ रहा है जिसे स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से मापना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इतनी ज्यादा रेडिएशन नहीं दिखा सकता। सीरीज के बाकी 4 एपिसोड में जो कुछ भी होता है वह इसी पहचान के पल से निकलता है। धमाका 1:23 और 45 सेकंड पर हुआ। इसके तुरंत बाद ही मामले को छिपाने का काम शुरू हो गया और अंधेरे में खड़ा एक साइंटिस्ट जो खुले रिएक्टर कोर को देख रहा है, वही वह इंसान है जिस पर पूरा सोवियत रिस्पॉन्स और जो हुआ उसकी पूरी सच्चाई आखिरकार निर्भर करेगी।